सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 मार्च की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीत लिया है। वुमेन प्रीमियर लीग का भी आयोजन हो चुका है। अच्छा, पहले इसकी बात कर लें। इस बार का जो ये वुमेन प्रीमियर लीग था 2025 वाला, कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। 14 फरवरी को शुरू हुआ था, 15 मार्च तक ये चला। और अगर बात करें कहाँ पे हुआ तो भारत में था। भारत में भी अलग अलग 4 स्थानों पे ये हुआ था, बेंगलुरु में, लखनऊ में, मुंबई में और वडोदरा में हुआ था। और बात करें ये जीता किसने, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। और मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार ये खिताब जीता है। इससे पहले जो फर्स्ट वाला टाइटल था वो भी मुंबई इंडियंस ने जीता था। अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, लेकिन अभी बात कर ले मुंबई इंडियंस ने यहाँ पे किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स की भी अलग ही कहानी है। तीनों संस्करणों में, तीनों एडिशन में हमेशा ये दूसरे स्थान पे रही है। रनर अप के रूप में दिल्ली कैपिटल्स रही है। देखो, जो इसका पहला एडिशन था ना 2023 में हुआ था, मुंबई इंडियंस जीता था। दूसरा एडिशन 2024 में हुआ था, उसको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विजेता रहा था। और तीसरा वाला मुंबई इंडियंस ने इसको जीत लिया। ठीक है, अभी तक के ये तीनों संस्करण हमने देख लिए। अच्छा, इस बार के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और क्या बन सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि ऑरेंज कैप किसको मिली है। ऑरेंज कैप किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। तो ये मिली है नेट साइवर ब्रट को। और ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है। वैसे तो ये इंग्लैंड की प्लेयर है, लेकिन अभी WPL में ये मुंबई इंडियंस की ओर से खेलती है। उसी तरह से पर्पल कैप ये किसको मिली है? और ये मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेती है। तो ये मिली है एमिलिया केर को, जो कि मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलती है। वैसे ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है। और WPL का पार्टनर या स्पॉन्सर कौन रहा? तो टाटा ऐसे बोलते हैं ना, टाटा IPL या टाटा WPL, तो टाटा स्पॉन्सर है। बाकी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अगर पूछेंगे तो अमनजोत कौर रही है, वो भी मुंबई इंडियंस की प्लेयर है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पूछेंगे तो नेट साइवर है। और फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया? गुजरात जायंट्स टीम को दिया गया है। ये और कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ से, ये भी बन सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि WPL के इतिहास में, वुमेन प्रीमियर लीग के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली जो पहली खिलाड़ी बन गई है, उनका नाम क्या है? नेट साइवर ब्रंट ही उनका नाम है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। इन्होंने अभी तीनों WPL में यानी कि तीनों संस्करणों में टोटल 29 मैच खेल करके 1027 रन बनाए हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी फालतू बात नहीं करी है, तो सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो हमने वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर ली है। इस बार 2025 में ये इसका तीसरा संस्करण हुआ। IPL 2025 वाला नहीं हुआ, तो पिछले साल वाला एक बार अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, जो इंडियन प्रीमियर लीग है, जो पुरुषों का प्रीमियर लीग होता है, वो 2024 में कौन सा संस्करण हुआ था? 17th नंबर का एडिशन हुआ था। उसको कोलकाता नाइट राइडर ने जीता था, सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। वो भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, अभी मैं आपको इतने फैक्ट्स बता रहा हूँ। और क्रिकेट की बात है तो 2-3 ट्रॉफीज मैं आपको और बता दूं। एक तो बिल्कुल लेटेस्ट अभी जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, जो पाकिस्तान और UAE में खेला गया, उसको भारत ने जीता था, न्यूजीलैंड को हराया था, ये भी याद रखना। उससे पहले अभी रणजी ट्रॉफी 2024-25 हुआ, उसको विदर्भ ने जीता था, केरल को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जो कि 32वां संस्करण था, कर्नाटक ने जीता था, विदर्भ को हराया था। तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह, जिसका नाम है स्कॉट, इसको किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा दिगंतारा। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है दिगंतारा, बेंगलुरु की कंपनी है ये। और अभी इसी ने अपना पहला मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम स्कॉट है। स्कॉट का फुल फॉर्म होता है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये स्पेस में एक कैमरा है जो कि ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक करेगा, निगरानी करने का काम करेगा, जो कि अंतरिक्ष निगरानी के लिए समर्पित है। अच्छा, इन्होंने इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो ट्रांसपोर्टर 12, जो कि स्पेस एक्स का है। अच्छा, ये स्कॉट की खास बात क्या है? तो ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे 5 सेंटीमीटर जितने छोटे पिंडों पर भी नजर रख सकता है। मतलब इतना एक्यूरेट है ये, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्टिकल को भी ये निगरानी रख सकता है, सर्विलांस कर सकता है।
और ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। मतलब ये कमर्शियल है मतलब आप पैसा दे करके आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसकी भी चाहो जहां भी चाहो आप निगरानी करवा सकते हैं, सर्विलांस करवा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ये सारे स्पेस से संबंधित प्रश्न है और कहीं ना कहीं भारत से संबंधित है, जिनमें हम देखेंगे प्राइवेट कंपनियों ने कुछ न कुछ कारनामे किए थे। जैसे कि अगर पूछे कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट ये कहां से लॉन्च किया गया था, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से। उसके अलावा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था, उसका नाम विक्रम एस है, इसको बनाया था स्काई रूट कंपनी ने। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड ये किसने स्थापित किया था, अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। और कहां पे, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, इसरो का जो परिसर है वहीं पर, इसरो के कैंपस में ही था। अच्छा, उसके अलावा याद रखना भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन को भी टेस्ट किया गया था, उसका नाम क्या है, धवन 1। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन, इसका नाम है अग्निबाण, इसको किसने बनाया था, अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने ही। और अभी भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल लॉन्च करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी कौन सी बनी थी, पिक्सेल बनी थी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनियों से, तो याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से अभी किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा दलाई लामा को। अच्छा, ये दलाई लामा कई बार आपने नाम सुना होगा, एक्चुअली में ये कोई नाम नहीं है, ये एक पद है, ये एक उपाधि है, जो किसी भी व्यक्ति, तो जो भी व्यक्ति इस पद पर आएगा उसे दलाई लामा ही कहा जाएगा। वर्तमान में जो इस पद पर है वो 14वें नंबर के दलाई लामा है। वास्तव में उनका नाम तो है तेंजिन ग्यात्सो। वैसे तो वो तिब्बत से है, पर चीनी आक्रमण हुआ वहां पे, और चीनी आक्रमण के कारण या चीनी दबाव के कारण वो भारत आ गए। अब वो भारत में ही रहते हैं। भारत में भी कहां पर, याद रखना, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो अभी उन्हीं को शांति, अहिंसा, करुणा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अभी ये गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। किसने दिया, तो यूके बेस्ड एक थिंक टैंक है, ग्लोबल थिंक टैंक है, ग्लोबल मरकरी इंटरनेशनल, उसी ने इनको ये अवार्ड दिया है। अच्छा, इनसे संबंधित एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी है, लेकिन इनकी ऑटोबायोग्राफी वो एग्जाम में पूछी गई थी। तो ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखना, फ्रीडम इन एग्जाइल, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अब वैसे तो अवार्ड वाला प्रश्न है ये, तो चलो 2025 के ही कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। देखो, अगर पूछे पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, सही परांज पे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला प्रसिद्ध उड़िया कवि थे प्रतिभा सतपथी को 2023 के लिए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला, लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना से है। तरुण दास सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 ये 4 जनों को मिला है। कौन कौन है, निशानेबाज मनु भाकर, चेस प्लेयर डी गुकेश, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को। उर्वशी सिन्हा कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 अभी संस्थागत श्रेणी में मिला था। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन, यानी कि भारतीय राष्ट्र महासागर सूचना सेवा केंद्र जो कि हैदराबाद में है, उसको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड मिला अभी डेविड बैकम को, डायन वॉन फर्स्टेनबर्ग को और रिकन यामामोटो को। और अभी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप झांकी रही थी उत्तर प्रदेश की, और मंत्रालयों में टॉप रही थी जनजातीय कार्य मंत्रालय की। तो ये सब याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 16 मार्च को। इसे अंग्रेजी में आप बोल सकते हो नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी आप बोल सकते हो। तो हर साल भारत में 16 मार्च को ये नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, 16 मार्च को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 मार्च 1995 को भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि मौखिक पोलियो की खुराक ये पहली बार 16 मार्च को ही दी गई थी भारत में, और इसी के साथ पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो इसीलिए 16 मार्च के दिवस को हम ये दिन मनाते हैं। वैसे आपको पता है भारत 2014 में ही पोलियो से मुक्त हो चुका है। अब इसी से संबंधित 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो आपको जरूर याद रखने हैं। ये तो नेशनल वैक्सीनेशन डे हो गया या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हो गया।
इसी तरह से एक विश्व टीकाकरण दिवस भी होता है, जिसे आप अंग्रेजी में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे बोलते हो, वो याद रखना 10 नवंबर को होता है। और एक विश्व टीकाकरण सप्ताह भी हम मनाते हैं, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, वो अप्रैल के आखिरी सप्ताह को होता है, अप्रैल का लास्ट वीक, यानी कि 24 से लेके 30 अप्रैल को। ठीक है, तो ये तीनों संबंधित प्रश्न है, एक साथ याद रखोगे तो याद रहेंगे। बाकी डे वाला प्रश्न है, चलो अभी मार्च में जो जो डेज मनाए हमने एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। कल भी रिवाइज करवाया था और आज फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस था, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस, और 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, और इस बार 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस भी मनाया, जो कि मार्च के दूसरे मंडे को होता है। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, और 12 जुलाई को याद रखना ये नया दिवस हम मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस, होप डे के रूप में। और अभी 15 मार्च को एक दिवस मनाया था, कौन सा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ठीक है, तो ये मार्च के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत किस शहर में एफडीआई का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया है, या सबसे बड़ा स्रोत बन गया, सोर्स बन गया? तो आंसर होगा दुबई। तो 2024 में दुबई में जितना भी निवेश आया, जितना भी एफडीआई आया, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भारत 21.5% एफडीआई के साथ टॉप पर है। और इस तरह से भारत ने अमेरिका, फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में। कहां पर? याद रखना, दुबई में। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। जैसे आप यूं समझो ये भारत है और कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी नागरिक भारत में इन्वेस्ट करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसी तरह से यहां पे हुआ। तो दुबई वालों के लिए भारत क्या है? एक फॉरेन कंट्री है, विदेशी देश है। तो भारत के लोगों ने, भारत की कंपनियों ने दुबई में जाकर के इन्वेस्ट किया, तो हमने जो वहां पे इन्वेस्ट किया वो क्या कहलाएगा? वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हर देशों ने किया, अमेरिका ने किया, फ्रांस ने किया, और भी देशों ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा किसने किया? भारत ने किया। इसीलिए तो कह रहे हैं कि दुबई में 2024 में सबसे ज्यादा एफडीआई ये भारत से आया है। और ये पॉइंट भी नोट करना कि दुबई ये लगातार चौथे वर्ष ग्रीन फील्ड एफडीआई परियोजनाओं में दुनिया में टॉप डेस्टिनेशन रहा है। ग्रीन फील्ड परियोजना मतलब ये एक ऐसी परियोजना, ऐसा प्रोजेक्ट है जो नए सिरे से शुरू हो रहा हो, मतलब जीरो लेवल से। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई इंडस्ट्री बना रहे हो आप, तो बिल्कुल जीरो लेवल से, पहले आप जमीन खरीद रहे हो, फिर आप जीरो लेवल से तैयार कर रहे हो, तो उसको क्या हो गया? आप ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। और इसका उल्टा होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। उसमें पहले से कोई बिल्डिंग बनी हुई है, हो सकता है वो टूटी फूटी सी बिल्डिंग हो, बंद पड़ी हो, खराब हो, तो आपने उसमें सुधार किया, रिपेयरिंग की, उसका जीर्णोद्धार किया। तो आपने वो जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं किया, पहले से बनी हुई थी, रिपेयरिंग कर दी, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहलाएगा। ग्रीन फील्ड मतलब और ब्राउन फील्ड मतलब दोनों आप समझ गए होंगे। अच्छा, एफडीआई की यहाँ पे बात हो रही है, तो एफडीआई से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो अभी बजट में बीमा क्षेत्र में, भारत की बात कर रहा हूं, अभी बजट में बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में अभी हमने एफडीआई को 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया है। यानी कि कोई विदेशी बीमा कंपनी है वो भारत में 100% तक एफडीआई ला सकती है। पहले ये लिमिट 74% की थी, ये भी याद रखना। और ये लिमिट ऑलरेडी हम डिफेंस सेक्टर में पहले ही दे चुके हैं। तो यहां से भी एक प्रश्न बन जाता है कि अभी डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई लाने वाली पहली कंपनी बनी है कौन सी? साब। क्या आप में से कोई बता सकता है ये साब किस देश की कंपनी है? तो याद रखना, स्वीडन की कंपनी है। बाकी दुबई से आपको याद होगा, अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन दुबई में हुआ। दुनिया की पहली 100% पेपरलेस गवर्नमेंट ये कहां की बनी थी? दुबई की। और दुबई ने ही दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की थी पिछले साल। अच्छा, कौन सा आईआईटी दुबई में इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर खोलेगा? ये भी याद रखना, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में अट्टुकल पोंगल महोत्सव का आयोजन ये कहां पर हुआ? तो आंसर होगा केरल में। तो हर साल केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल पोंगल महोत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार में लाखों की संख्या में महिलाएं अट्टुकल भगवती मंदिर में इकट्ठा होती है और वहां पर वो चावल, गुड़ और नारियल
से बना एक प्रसाद तैयार करती है वहीं पर, और उस प्रसाद को माँ को चढ़ाती है, जिसे पोंगल कहते हैं। ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है। और अट्टुकल पोंगल, ये जो त्योहार है ना, इसको महिलाओं का सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सबरीमाला मंदिर की आपको याद होगी खास बात क्या है कि वहां पे महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है, पुरुष ही पुरुष वहां पे जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे महिलाएं जाती है, लाखों की संख्या में महिलाएं जाती है इस त्योहार के मौके पर, तो इसी महिलाओं का सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है। अब बात केरल की है। अच्छा, एक काम करता हूँ, महोत्सव की बात कर रहे हैं ना, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। केरल तो मैं आपको बहुत सी बार कराता रहता हूँ। तो देखो, अगर बात करें न्योकुल युलो उत्सव, ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में नीशी जनजाति के द्वारा। अली लिगोंग उत्सव असम में मनाया जाता है मिसिंग जनजाति के द्वारा। अभी रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्यवदनम उत्सव का आयोजन किया था? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सूफी महोत्सव जहान है खुसरो 2025 ये मनाया गया अभी नई दिल्ली में। हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर में। चापचारकुट महोत्सव मिजोरम में। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गुजरात के गांधीनगर में। और होला मोहल्ला त्योहार अभी पंजाब में मनाया गया। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले उत्सव महोत्सव फेस्टिवल मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अच्छा एक सेकेंड, एक बार पीछे वाला प्रश्न देखो। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तो हमने बात करी है अट्टुकल पोंगल महोत्सव की, इसी तरह से एक पोंगल महोत्सव भी होता है। पोंगल के बारे में भी आपने सुना होगा। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है मुख्य रूप से। कहाँ पे? तमिलनाडु में, याद रखना। तो पहले तो यही डिफरेंस आप याद रखो, अट्टुकल पोंगल होता है केरल में, पोंगल होता है तमिलनाडु में। और क्या डिफरेंस हो गया? अट्टुकल पोंगल ये 10 दिनों तक चलता है, हमने पढ़ा। और जो पोंगल फेस्टिवल होता है ये जनवरी के आसपास होता है ना, और वो 4 दिनों तक चलता है, जिसमें हमने पढ़ा भी है कि पोंगल के दौरान ही जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। इसमें पोंगल के तीसरे दिन जल्लीकट्टू त्योहार, जिसमें हमने देखा होगा बेल की दौड़ होती है, बेल को कंट्रोल करना होता है, तो वो जल्लीकट्टू का आयोजन इसी दौरान होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। मैंने आपको साथ में इसीलिए बता दिया ताकि अब आप कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे, कभी सुनोगे तो। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले में पूछ रहे कि किस राज्य सरकार ने अभी रुपये के प्रतीक चिन्ह, जो कि आप जानते हो ये रुपये का चिन्ह है, और अब इसकी जगह वहां की राज्य भाषा का जो चिन्ह है, ये वहां का चिन्ह है, उसको अपनाया है। तो वो कौन सा राज्य है ऐसा करने वाला? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। एक्चुअली में हुआ क्या, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते हो, एम.के. स्टालिन है। तो अभी एम.के. स्टालिन सरकार ने अभी राज्य का बजट प्रस्तुत किया, तो वहां पे बजट में जो रुपये का सिंबल है उसको बदल दिया, और उसे तमिल भाषा में, जो रुपये का सिंबल है जो रुपये को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वहां की भाषा का, तमिल भाषा को, तमिल भाषा में लिखते हैं इसको ऐसे, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और एम.के. स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, ऐसा उन्होंने किया क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ट्रॉय लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने को कह रही है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा शामिल है। तो तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है, इसी कारण से इन्होंने ऐसा किया। तो ये करंट अफेयर्स की न्यूज है, ये आप ध्यान रखना। अब यहां से ही करंट अफेयर्स का एक बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, जो कि काफी पुराना हो चुका है वैसे, लेकिन अभी मुद्दा उठा हुआ है, करंट न्यूज है, तो ये डेफिनेटली प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि ये जो रुपये का नया सिंबल आया था, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आंसर हो जाएगा उदय कुमार ने। और खास बात बताऊं, उदय कुमार तमिलनाडु से ही है। और इससे भी खास बात बताऊं कि वो जो तमिलनाडु पे अभी राज कर रही है डीएमके पार्टी, तो डीएमके पार्टी के पूर्व विधायक के बेटे ही हैं उदय कुमार, और उन्हीं ने वो सिंबल दिया था। और डीएमके पार्टी को उसी सिंबल से अब जाकर के तकलीफ हो रही है। ये सिंबल कब दिया था आपको पता है? हमने कब इसको अपनाया था? ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दूं। एग्जाम में पूछा जाए ये तो मैं, लेकिन ये तो प्रश्न पूछा जा चुका है, कब इसे अपनाया था इस नए सिंबल को? 2010 में। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। आपको पता है जो रुपया है, भारतीय करेंसी है रुपया, इसे कौन जारी करता है, कौन छापता है? तो आप सबको पता है, हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई। लेकिन यहाँ पे याद रखना, जो 1 रुपए की करेंसी है, 1 रुपए का नोट, उसे वित्त मंत्रालय जारी करता है, और उस पर हमारे जो वित्त सचिव है, फाइनेंस सेक्रेटरी, उसके सिग्नेचर होते हैं। बाकी सारी करेंसी पे आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। अब आप लोगों को बताना है हमारे वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अभी कुछ समय पहले नए बने थे और अभी चर्चा में भी है उनका नाम, तो बताओ उनका नाम क्या है? और हमारे पास
मुख्य रूप से 4 टकसालें हैं, मिंट है जहां पर सिक्के बनते हैं। कहाँ कहाँ पर है? मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है और नोएडा में है। ठीक है, तो ये सारी बातें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैंने आपको दे दी, सब भी ध्यान में रखना, सारी इंपॉर्टेंट है। अब वैसे यहाँ पे तमिलनाडु की बात हुई है, तो चलो तमिलनाडु की स्टैटिक की मैं आपको आज रिवाइज करवा देता हूँ। ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई होती है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है और इनकी ऑटोबायोग्राफी है उंगलिल ओरुवन, गवर्नर आर.एन. रवि है। यहाँ का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर है, पक्षी है एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का यानी कि पाम ट्री और पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है यहाँ पे। क्लासिकल डांस यहाँ का भरतनाट्यम है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल जो यहाँ की भाषा है, तो ये शास्त्र भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा बनी थी। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है, आप जानते ही हो। और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ फेस्टिवल यहाँ के देखें, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू, चित्थराई महोत्सव, हेताई अम्मान महोत्सव। तो ये सारे तमिलनाडु के स्टैटिक मैंने आपको रिवाइज करा दी। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री युवा 3.0 योजना की शुरुआत किसने की है? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने। तो अभी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री युवा 3.0 यानी कि प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना, ताकि वे रीडिंग, लर्निंग और बुक्स के कल्चर को बढ़ावा दे सके। अभी इसका तीसरा संस्करण 3.0 यानी कि तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। अगर वैसे पूछा जाए कि यह योजना शुरू कब हुई थी, प्रधानमंत्री युवा योजना कब शुरू होती है, तो 2021 में, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल में किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया? तो आंसर होगा यूपी। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अभी इन्होंने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश 22,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है। और अयोध्या ये यहाँ के पहला सोलर सिटी बन चुका है। राज्य का पहला सोलर सिटी अयोध्या है, जहां 6,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। और बुंदेलखंड में भी 5,000 मेगावाट क्षमता का हरित ऊर्जा गलियारा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। अच्छा चलो, यहाँ पे सोलर एनर्जी से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये गुजरात का मोढेरा गांव है। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज ये मान्याचिवाड़ी बना था सतारा जिले में। दिल्ली एयरपोर्ट बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया गांधीनगर गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे। देश का पहला सोलर सिटी बना था सांची मध्य प्रदेश में है। और जो दीव है, दमन दीव में जो दीव है, वो दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बना। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी बनाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब आई थी भैया? मार्च 2019 में सोलर पंप के लिए थी ये। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक कहां पर बन चुका है? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। तो सोलर से संबंधित ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको और रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? तो आंसर होगा आईआईटी धनबाद। तो अभी क्यूएस यानी कि क्वैक्वेरली साइमंड, ये लंदन की एक संस्था है और उसी ने अभी सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है। और इस बार ये इसका 15वां संस्करण है। और इसमें देखा गया कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक सब्जेक्ट ऐसा है, कौन सा सब्जेक्ट है वो? इंजीनियरिंग में मिनरल्स एंड माइनिंग सब्जेक्ट, या मिनरल्स एंड माइनिंग ब्रांच आप कह दो, तो उसमें एक भारतीय यूनिवर्सिटी है आईआईटी धनबाद, वे 20वें स्थान पे रहा है। आप कहोगे 20वां कोई अच्छा स्थान तो नहीं है, कोई पहला दूसरा तीसरा नहीं है, लेकिन हाँ, जितने भी इस पूरी रैंकिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें जितने भी भारतीय यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग है उसमें सबसे टॉप पर यही है। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है डेंटिस्ट का सब्जेक्ट, उसमें भी एक भारतीय प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सविता इंस्टीट्यूट, जो कि चेन्नई का इंस्टीट्यूट है, वो इसमें 26वें स्थान पे रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखना। बाकी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। और हाँ, फरवरी का जो 1 लाइनर रिवीजन वाला वीडियो होता है, सुपर फास्ट रिवीजन, वो भी मैंने कल अपलोड कर दिया है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्विज और पीडीएफ वगैरह सब क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाती है, मैं बता चुका हूँ। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा, किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? आरबीआई को। अभी आत्मा के नए अध्यक्ष बन गए अरुण मामेन। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया 15 मार्च को। 15वां हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? झारखंड। सैयद आबिद अली का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट। आरबीआई के डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2025 की थीम क्या है? इंडिया पे डिजिटली। किस राज्य ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की? राजस्थान। मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना अभी शुरू करने की घोषणा की मध्य प्रदेश। और टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन बन गए एन गणपति सुब्रमण्यम। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन ये भारत में कहां पर किया गया था? तो आंसर होगा बिहार में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।